नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप 4 जून पर टकटकी लगाए नजर देख रहे हैं कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। पर आपकी नजर है अपने पड़ोस के जिले में, आपके जिले में। आज की इस चर्चा में हम करेंगे बागपत लोकसभा के बारे में विचार कि बागपत में एनडीए के राजकुमार सांगवान जीतेंगे या इंडिया के अमरपाल शर्मा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमने 2 वरिष्ठ साथियों को आज फिर आमंत्रित किया है, जो पिछले वीडियो में भी थे, जिन्होंने मेरठ के बारे में अपना आकलन दिया था, मुजफ्फरनगर के बारे में आकलन दिया था। दोनों वरिष्ठ पत्रकार है, कई दशक की पत्रकारिता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में की है, बहुत जिम्मेदारी के साथ की है, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट है। हम उन दोनों अतिथियों से पूछेंगे बागपत की सीट का, हम उनसे पूछेंगे 3 चरण के चुनाव के बारे में, क्या है उनका दृष्टिकोण, क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको एज मान रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की संभावित क्या है तस्वीर उनके नजर में। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं मेरठ से डॉक्टर रविंद्र कुमार राणा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया रिसर्च करते हैं और एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना, राजेश शर्मा जी। मैं राजेश शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूं। इनको आप पहले वीडियो में भी देख चुके होंगे, मेरठ की बात करते हुए, मुजफ्फरनगर की बात करते। नहीं जानता आपके मन की थी या आपके मन की नहीं थी, पर इनके आकलन के हिसाब से, इनकी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से, दोनों में एक ने उनकी ये कही थी, एक ने ये कही थी। एक की बात तो पूरी तरह सच होगी, किसकी होगी 4 जून को पता लगेगा। आज करते हैं बागपत पर चर्चा, आज करते हैं 3 चरण पर चर्चा। राणा साहब, आज आपसे शुरुआत, चूंकि आप बागपत से भी बहुत जुड़े हुए रहे हैं, आपके नाते रिश्तेदार वहां हैं, उस क्षेत्र से आप मूल निवासी बागपत जिले के हैं। बागपत में क्या माहौल रहा, क्या एनडीए सफलता की तरफ है या एनडीए को कुछ दिक्कत है? जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। माफी चाहता हूं, पहले आप दोनों अतिथियों का रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने ये अवसर दिया, और रॉयल बुलेटिन का बहुत आभार, रॉयल बुलेटिन के दर्शकों का आभार। बहुत ही शानदार ढंग से आप चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से सारी लोकसभा सीटों के कैंडिडेट्स को आप लेकर के आए हैं, तो वो वाकई में बहुत वैल्यूएबल और बहुत इंफॉर्मेटिव बन पड़ा है। आपने सबके लिए अपने प्लेटफॉर्म को सबके लिए बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से खुला रखा है, तो ये बहुत काबिले तारीफ है, और आज के वक्त में इसकी जरूरत है मीडिया में, तो आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं मुद्दे पर आता हूं। आपने सवाल उठाया, आपने बागपत की बात की, तो बागपत आप सब जानते ही हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक सीट है। चौधरी चरण सिंह यहाँ से जो है लोकसभा जाते रहे, चौधरी अजीत सिंह जी 7 बार यहाँ से एमपी चुने गए। जयंत चौधरी नहीं जीत सके पिछली बार, वो लूज कर गए इस सीट को, और आरएलडी को लगातार अजीत सिंह जी भी नहीं जीत पाए थे 2014 में, अजीत सिंह जी भी लूज करके। जी, पहली बार 98 में हारे थे अजीत सिंह जी सोमपाल शास्त्री जी से। हाँ जी, मैंने वो वक्त देखा, क्योंकि संयोग से दोबारा चुनाव हो गए थे, तो 1 साल बाद फिर जीत गए थे जी। और एक घटनाक्रम की तरफ मैं ले जाना चाहूंगा आपको थोड़ा फ्लैशबैक में। जब सोमपाल शास्त्री जी निश्चित तौर पर विद्वान हैं, बहुत संस्कृत पर, इंग्लिश पर, अर्थशास्त्र पर उनकी गहरी पकड़ है, और बहुत अच्छे नेता हैं, और मेरे व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे अच्छे संबंध हैं। वो मुझे अच्छे पत्रकार के तौर पर पसंद भी करते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी से भी ठीक उसी तरह का नाता रहा मेरा, क्योंकि मेरी अपनी लोकसभा सीट से दोनों एमपी भी रहे। तो लेकिन जिस वक्त, मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं आपको, जिस वक्त 98 का चुनाव हारे चौधरी अजीत सिंह, तो कुछ दिनों बाद ही वहां पर एक मैसेज चला कि साहब, चौधरी साहब के पास अपना कोई घर नहीं है जी, और जिंदगी में इन्होंने कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं की है, तो गांव-गांव से चंदा इकट्ठा करके इनको कुछ पैसा दिया जाए, ताकि वो अपना घर बना सकें, पार्टी खड़ी कर सकें और मजबूती से आगे वापसी कर सकें। बड़ौत में एक विशाल रैली हुई, कई दलों के नेताओं को चौधरी साहब ने उस रैली के मंच पर बुलाया, और वो मेरे ख्याल में, ठीक से मैं शायद रिकॉल कर पा रहा हूं, तो चुनाव हारने के 1-2 महीने के भीतर का ही घटनाक्रम था जी। गांव-गांव से पैसा इकट्ठा हुआ, छोटे किसान, बड़े किसान, बीघा के हिसाब से लोग कलेक्ट कर रहे थे, गांव-गांव से चंदा इकट्ठा करके चंदे की थैलियां वहां पर मंच पर उन्हें भेंट की गई, और बहुत ही एनर्जी के साथ चौधरी साहब ने वापसी की वहां पर। फिर
जी इस जी बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव भी वहां इसी इमेज पर और इसी थीम पर लड़ा जा रहा है, अच्छा लड़ा गया है। जी इस बार जयंत चौधरी ने खुद विड्रॉ कर लिया, वो ना मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े और ना वो बागपत से चुनाव लड़े। जी जी बागपत सीट से उन्होंने अपनी पत्नी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि चारू चौधरी को चुनाव लड़ाएंगे वो अपनी पत्नी को, लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने और जी विड्रॉ कर लिया और एक सामान्य कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दे नीरज दिया, पांडे जी जिनका जी टिकट 2022 में इसलिए काटना पड़ा था कि समाजवादी पार्टी इस बात पे अड़ गई थी कि वहां पे उनके जो पूर्व विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, वो उस सीट को अपने खाते में लेंगे और उनको लड़ाएंगे। जी 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 ऐसा ही मार्च सीट पे भी हुआ था। तो ये होने के बाद जब सांगवान के प्रति एक सिंपैथी जयंत चौधरी जी के मन में भी थी और इलाके के लोगों के मन में भी थी और बहुत अप्रत्याशित ढंग का कदम उठाया जयंत चौधरी ने और डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। वहां डॉक्टर जी सांगवान के घर में गया था मैंने, वहां उनके घर का एक वीडियो भी बनाया। उस आदमी के पास निजी संपत्ति के नाम पर 6 बीघा पुश्तैनी जमीन है जो जी अपने बड़े भाई को दे रखी है, शादी नहीं की, एक दरी तख्त वाला आदमी है वो, और पिछले 42 साल से एक संत की तरह का जीवन जी रहा है, जी जी लोगों के बीच में काम करते हुए। तो इसी इमेज पर पूरा चुनाव हुआ इस बार वहां पे। और एक तरफ, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने वहां पहले मनोज चौधरी को टिकट दिया, मनोज चौधरी के बाद वो अमरपाल शर्मा को ले आए और अमरपाल शर्मा की इमेज और डॉक्टर राजकुमार सांगवान की इमेज, इन दोनों कैंडिडेट्स की इमेज ने बहुत काम किया वहां पे। इस पे इलेक्शन हुआ वहां पे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैंपेनिंग करने के लिए आए तो 5-5 मिनट 3 सभाएं राजकुमार सांगवान के लिए उन्होंने की और तीनों सभाओं में 5-5 मिनट मुख्यमंत्री सांगवान के व्यक्तित्व के बारे में ही बोलते रहे जी। तो जब हम ग्राउंड पे गए तो वहां जो वोटर्स हैं, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, हर आदमी ये कह रहा था यार ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है यार, इसको जो है इसकी तपस्या का फल मिल गया। और वो पूरे समय उनके भाषणों का जो कंटेंट था वो भी यही था। तो अल्टीमेट मुझे लगता है सिंपैथी पे ये चुनाव चला गया और इस मूव पे चला गया। योगी जी भी बोल रहे थे वहां भाषण में बागपत में अपने की साहब जो है लोग अपने परिवार को टिकट दे रहे हैं, एक पार्टी है जिसने अपने परिवार के 5-5 लोगों को मैदान में उतार दिया और एक जयंत चौधरी हैं जिन्होंने अपनी सीट से एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव में उतार दिया। तो एक राजेश जी, तो ये राणा जी, अब राजेश जी को जोड़ लेते हैं बीच में। जी राजेश शर्मा जी, राणा जी ने तो बताया सांगवान साहब की छवि जो सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं, सज्जन व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, संघर्षशील व्यक्ति है, एक सामान्य कार्यकर्ता है। आपका अनुभव, आपका आकलन। सर जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, जहां तक डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का मामला है और जो उनका ओरा है उसमें तो सर तुलना नहीं है सर प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की। और चूंकि उनका जीवन तपस्वी वाला है, वो शासन के अध्यक्ष रहे, मेट कॉलेज में प्रोफेसर रहे और जो उनका वास्तव में जो जीवन है, जो जीवन जीने की कला है, सन्यासी वाली है। तो ये तो मुझे लगता है कि अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों की बात करूं तो राजकुमार सांगवान जी के नेचर जैसा कोई प्रत्याशी किसी दल ने नहीं उतारा। लेकिन सर राजनीति समीकरण का खेल है जी। राजनीति जो खेल समीकरण का है, अभी सर जब डॉक्टर साहब का टिकट घोषित हुआ तो वहां जो गठबंधन प्रत्याशी मनोज चौधरी आए, उन्हें घोषित कर दिया। तो मनोज चौधरी को तो ये माना जा रहा था, हम लोग भी ये लगातार आकलन कर रहे थे कि अगर मनोज चौधरी गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटर जीत जाएंगे। ये हम सबका आकलन था और सब लोग करते भी थे। लेकिन सर जब चुनाव से जब टिकट वापस हुआ मनोज चौधरी जी का और टिकट साहिबाबाद के पूर्व सांसद अमरपाल शर्मा को हो गया, तो अभी तक तो क्योंकि सर जो बागपत का नेचर है, जब यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली में आए थे तो यहाँ सांसद जी बोले और सतपाल जी ने अपने संबोधन में एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बागपत का नेचर है एकदम अलग है, डिफरेंट है। बोले बागपत के जो लोग हैं बहुत सारे लोगों को वोट डालने देते थे जी। मतलब उन्होंने लोगों जो अल्पसंख्यक थे उनके मन पे ऐसी बात लगा दी। अब उसके पीछे की वजह क्या थी वो तो मैं नहीं जानता जी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा, जो बागपत का टेम्परामेंट है, बागपत का नेचर है, हालांकि बागपत का नहीं, कहीं भी अगर कहीं बहुसंख्यक कोई भी कास्ट होती है तो अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं चुनाव में उनसे इतर रहते हैं।
जी जी मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि बात मत करनी चले, ये आप कहीं भी देख लो, अगर आप किसी भी जिले में जाओगे जहां जी जिस जाति की बहुलता है और वहां जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो हमेशा जी उनके अलग चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों की बात करने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है, और जब जी बहुसंख्यक होते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद भी होते हैं, और जी विवाद में जो अल्पसंख्यक है अल्टीमेट उसे ही जो है चुप बैठना होता है और जी बहुसंख्यक की जीत होती है। तो सर जहां तक बागपत का कल्चर है, जहां तक डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का मामला है, उनके जो उनका व्यक्तित्व है उसका कोई तोड़ नहीं, लेकिन सर जी चुनावी समीकरण ऐसे हैं बागपत में कि उसने बहुत ज्यादा मामला उलझा दिया है। अगर आप पांचों विधानसभा की बात करो तो ये माना जा रहा है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, गठबंधन के प्रत्याशी गठबंधन से तो लड़े, लेकिन जो जी बीजेपी का वोट है वो वहां भी चुनाव लड़े, और गठबंधन के प्रत्याशी जब बीजेपी के कैडर बोर्ड पे चुनाव लड़ते हैं, वही कहीं ना कहीं डॉक्टर राजकुमार सांगवान मतलब आरएलडी जो गठबंधन जो बीजेपी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं लोगों को सत्य में डालते हैं। और क्योंकि जहां एक और बड़ा दावा था जीत का कि 3 लाख 3.5 लाख तक जीत सकते हैं, और जब ये लगा समीकरण के जो बीजेपी का कैडर बोर्ड है उस पर गठबंधन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर लगा, क्योंकि चाहे बड़ौद की बात हो, चाहे छपौली की बात हो, चाहे शिवाल खास का मामला हो, चाहे मोदीनगर का मामला हो, तमाम विधानसभा सीटों पे टकराव आपस में हुआ बहुत टाइट। और यहाँ ये लगा, दूसरी बात सर ये है कि यहाँ बीजेपी और जो आरएलडी, असल में आरएलडी का अभी तक लगातार विवाद चलता रहा, एकाएक अचानक से गठबंधन हो गया। जी गठबंधन को लेकर जो दरार थी बीजेपी को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ी रही, और जहां तक समन्वय का मामला, समन्वय नहीं बन पाया। जी रालोद और बीजेपी के जो जो कैडर बेस है, जो कैडर वोट है, उनमें लास्ट समय तक कहीं ना कहीं टकराव रहा। और इससे चूंकि सब लोगों ने इसे देखा भी जाना भी है, हमें बागपत के चुनाव में मुझे लगा नहीं कि जो बीजेपी के बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, वो कहीं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के रास्ते में बहुत ज्यादा नहीं देखी, और इसको राणा लेकर जी, राणा जी सांगवान जी के व्यक्तित्व के बारे में आपने तो बहुत विस्तार से बताया ही। राजेश जी भी उसी बात को सहमत है कि राजकुमार सांगवान का सहज सरल व्यक्तित्व है, एक अच्छा है जिसको पॉजिटिविटी मानी गई है। लेकिन चूंकि वीडियो फिर लंबा होता जा रहा, मैं चाहता हूं कि तीसरे चरण के बारे में संक्षेप में आपसे और भी ले लें जानकारी, क्योंकि आप लोग आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं, तो हम चाहते हैं अपने दर्शकों को। तो मेरा पूछना यह है कि आप बागपत में एज किसको दे रहे हैं? मुझे लगता है कि सांगवान जी के पास एज है वहां पे, क्योंकि लगभग लगभग 2 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिन पे जाट वोटर सबसे ज्यादा संख्या में है, बागपत और मथुरा जी, और दोनों जगह वहां भी आप देख रहे हैं 49% वोट पड़े हैं मथुरा में केवल, लेकिन हेमा मालिनी के पास एज वहां है। वहां तो सामने कैंडिडेट बहुत ही कमजोर रहे हैं, बढ़िया चुनाव जी जी, और यहाँ भी वही स्थिति है। देखिए, अमरपाल शर्मा अगर इस चुनाव में 2 महीने पहले आ गए होते तो निश्चित तौर रविंद्र जी एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे और जैन जी मंच पर थे, सत्यपाल जी जब वहां भाषण दे रहे थे, तो सत्यपाल जी ये कह रहे थे 10 साल पहले ये जिला बर्बाद था और 10 साल में हमने जिले को कहां से कहां बनाया, अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। वो अपनी उपलब्धियां तो बता रहे थे, तो उसका सीधा सीधा दोषारोपण जयंत जी और जैन जी के पार्टी और जैन जी के परिवार पर कर रहे थे। मेरा सवाल ये है, जो लोग कहते हैं कि वहां सत्यपाल जी, योगेश धामा जी, केपी मलिक जी, 3 बड़े कद्दावर जाट नेता ऑलरेडी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी मेरठ की बात भी कहीं मानी जाती रही थी, चर्चा में है कि ये तीनों ने 10 साल में अपने लिए और भाजपा के लिए जो उर्वरक जमीन तैयार की है, यदि राजकुमार सांगवान साहब जीतते हैं तो निश्चित रूप से फिर वापस आरएलडी वहां स्थापित होगा 10 साल बाद। तो क्या ये फैक्टर कहीं उनको नुकसान पहुंचाने वाला रहा है? देखिए, केपी मलिक जी और योगेश धामा जी तो लगातार साथ दिखाई दिए सांगवान जी के चुनाव प्रचार में, और मेरी तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे गांवों में जान पहचान है, रिश्तेदारियां हैं आपका गांव? जी, मैंने कई करीबी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने ठीक इसी तरह से सवाल पूछा जैसे आप पूछ रहे हैं, हमने कहा क्या मलिक साहब विरोध कर रहे हैं, क्या धामा जी विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार विरोध करते तो हमारी रिश्तेदारी, हमारे पास फोन आता, कहते यार वोट मत देना इसको जी, विरोध करते तो किसी से कहते ना कि भाई वोट मत देना, और करीबी लोगों से कहते जो ये बाहर ये ना कहें कि यार हमारे मलिक साहब ने कहा या धामा जी ने कहा है। जी जी, तो वैसा कहीं दिखाई नहीं दिया, पहली बात तो ये, और वो दोनों जमीन पे साथ मूव करते रहे, दिखाई दिए। मौजूदा सांसद जरूर उनके साथ नहीं दिखे, केवल एक ही बार आए, वो मुख्यमंत्री की 2 जनसभाओं में भी नहीं थे,
और बागपत वाली जनसभा में थे। और उनका जो भाषण था वो निश्चित तौर पे उसके जो सुर थे, मुझे लगता है कि उन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा दी। बीजेपी की लीडरशिप ने गठबंधन का फैसला लिया है। ये फैसला कोई सांगवान जी ने और जैन जी ने तो लिया नहीं। इस फैसले में अमित शाह जी, नड्डा जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग रहे। हायर लेवल का डिसीजन है। यानी पार्टी ने, और 10 साल पहले वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, तो पार्टी ने उनको दिया ही दिया है 10 साल, कहां से लाके कहां पहुंचाया उनको। और हो सकता है पार्टी उनके लिए कुछ और अच्छा सोच रही हो सकता है उनको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रही हो। तो राज्यपाल कुछ ना कुछ मिल जाए जी। तो मुझे लगता है एक तो वो अवसर उन्होंने गंवा दिया। दूसरा, एक अवसर ये भी गंवाया उन्होंने कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो सतपाल मलिक ने जो मूव लिया या जो सोमपाल शास्त्री जी ने मूव लिया, उससे उनकी कम्युनिटी में जो इमेज है वो लार्जर देन लाइफ वाली हुई उस समय। मलिक साहब के स्टैंड को लोगों ने कहा कि यार देखो, इस आदमी ने चिंता नहीं की, किसानों के साथ खड़ा हो गया। और हालांकि इसको लेके भी आलोचना हुई कि साहब इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और उन्होंने इसका तर्क भी दिया कि साहब बीजेपी कहती तो हम इस्तीफा, वो कहते इस्तीफा दो तो हम इस्तीफा भी दे देते। लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हो गए, जनता के फैसले के साथ खड़े हो गए। सत्ता में रह के भी सत्ता के खिलाफ स्वर बोलना बहुत हिम्मत की बात है। ये बड़ी, और सतपाल मलिक जी का इसमें कद बढ़ा है, कद बढ़ा। वैसे ही सोमपाल शास्त्री जी का कद बढ़ा जब से वो जयंत चौधरी के साथ आए और वो एक तरह की गार्जियनशिप उन्होंने देनी शुरू की जयंत चौधरी को। तो उनका बागपत में जो सम्मान था, शायद जिस वक्त उन्होंने 98 में चुनाव जीता, जब बहुत घरों में चूल्हे नहीं जले, उनके चुनाव जीतने के बाद, चौधरी साहब के हारने के बाद, हराने के बाद जाट रोए थे, वहां के रोए थे और चंदा इकट्ठा करके दे रहे थे उनको कि भाई घर बना लो। और फिर वो सोमपाल शास्त्री जी को ऐसा भी कहा, कहीं उन्होंने कहा कि साहब हमने सड़कें बनाई हैं, तो बोले अपनी सड़कें उखाड़ लो। इस टाइप की चीजें भी आई। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से राणा जी, आपके हिसाब से सांगवान साहब को एज है? निश्चित। राजेश शर्मा जी, आपके हिसाब से सांगवान साहब अमरपाल में किसको एज है? बस सर मैं 2 मिनट लूंगा सर आपकी, बस मैं 2 मिनट आपको देंगे। अगर हमने राणा जी को इतना दिया, आपको नहीं देंगे, तो आपकी बात को सुनने वाले दर्शक कहेंगे कि हम बायस हो रहे हैं। हम बायस नहीं है, हम आपकी बात को पूरा समय देंगे। सर देखिए, एक तो सर बागपत का नेचर सर ये है कि जब बागपत में आरएलए से कोई जाट नेता प्रत्याशी बनता है, तो उसे तमाम बागपत की जो अल्पसंख्यक जातियां हैं वो ये कहती है कि जाट चुनाव लड़ रहे हैं। और जब भाजपा की जाट नेता को वहां चुनाव लड़ाती है, तो वो उन्हें जाट नहीं समझती, वो कहती है कि तो बीजेपी है, बीजेपी के लोग हैं। ये बात तो सही है। 2014 में सर बागपत वो स्थली है, ये चौधरी चरण सिंह की भूमि है सर, और यहाँ से चौधरी साहब कई बार चुनाव लड़े, लेकिन 2014 में चौधरी साहब हार गए सर सतपाल सिंह के सामने। 2019 का चुनाव हुआ तो जयंत चौधरी जी हार गए सर। और 2014 में तो तीसरे नंबर पे थे चौधरी साहब, दूसरे नंबर पे जो सपा प्रत्याशी थे गुलाम मोहम्मद थे। और 1,99,541 वोट मिले थे चौधरी साहब को, और 2,23,210 वोट मिले थे गुलाम मोहम्मद को, और सिर्फ 4,29,000 के आसपास वोट मिले थे सतपाल मलिक जी को 2014 में। बिल्कुल सही। अब सर 2019 की हम बात करें तो 5,01,000 वोट सर मिले जयंत चौधरी जी को, और 5 लाख लगभग 25,000 वोट मिले थे सतपाल जी को इस बार गठबंधन में थे लोग। अब मेरा सर सवाल ये है कि जिस तरह मेरे सर बहुत सारे भाजपा के नेताओं से बात हुई है बागपत में, जब मैंने उनसे पूछा तो नाम न बताने के शर्त पे, एक तो सर खास बात ये है कि जो जाट गुस्से में क्रॉस वोट करते हैं वो ये नहीं कह सकते कि हमने क्रॉस वोट कर दी, वो कहेंगे बिरादरी में वो कलेलड़ हो जाएंगे, उसमें बिरादरी में खराब कहलाए जाएंगे। एक सर बड़ा असंतोष ये रहा, जैसे सर गठबंधन हुआ तो चूंकि 2 बार जीते सतपाल सिंह जी, इस बार भाजपा से वो अलग हो गए बिल्कुल। तो ऐसे ही सर अगर लोगों ने बताया कि बड़ौत में केपी मलिक हैं और वहां योगेश धामा हैं, और क्या नाम मोदी नगर में मंजू सिवाच है, और यहाँ के जो नेता थे बड़े शिवाल खास विधानसभा के जो जाट नेता थे, उन्हें लगा कि अब गठबंधन हो गया रालोद से, और जो 10 साल से भाजपा के लोग मेहनत कर रहे हैं जाट नेता, अब उनका इलाज वैसा हो जाएगा, क्योंकि अगर भाजपा में रहेंगे तो जो लोक दल के लोग रहेंगे उन्हें मौका मिलेगा। तो सर कहीं ना कहीं जब लोगों ने बताया, चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं सामने आती है, तो उन लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में, मतलब वो मुंह से कहते रहे अलग बात है, पर उन्हें लगा कि अगर गठबंधन हो गया और लोकदल
सीट जीतती है तो 2027 में तमाम सीटें लोकदल के पास चली जाएंगी। और जो हाल सतपाल सिंह का हुआ है टिकट ना मिलने पे, वही हाल इन तमाम मंत्रियों और विधायकों का होगा। तो इसका भी सर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और उन्होंने से इसका दूसरा तरफ मैं बता दूं, देखो जातीय समीकरण चुनाव था, जो बीजेपी का कैडर वोट था, डॉक्टर साहब भी इस बात को मतलब इसको डिनाई नहीं करेंगे, जो बीजेपी का कैडर वोट था, जहां अगर हम जाट वोटों की बात करें तो जाट वोट टोटल राजपाल सांगवान जी को मिली। अगर मुस्लिमों की बात करें तो 96% वोट अमरपाल के पास चलेगी। यहां आके दोनों बराबर हो जाते हैं। जो 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 बसपा का वोट बैंक थोड़ा बहुत लोकदल या भाजपा को मिलता है, तो वहां परवीन बैंसला जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं, वो अपनी वो गुजर और गुजर भी लेगी, कुछ दलित भी ले गए, लेके चले गए। दूसरा सर ये देखा गया कि ये जो 400 पार का नारा दिया अभी मोदी जी ने कि इस बार 400 के पार, ये सर दलितों के कहीं ना कहीं मन में ये घर कर दिया कि 400 पार के बाद इसलिए कर रहे हैं कि जो बाबा जो भीमराव अम्बेडकर ने जो बदलने की जो बात चल रही, विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया है, तो उन्हें ये लगा इस बार सर ये बहुत सारी चर्चा थी मेरी कई राजेश जी, ये जो संविधान बदलने को लेकर जो नैरेटिव था, ये तीसरे चरण में तो दलितों में दिखाई दिया। क्या आपका कहना कि दूसरे चरण में भी इसकी सुखबुगाहट शुरू हो गई थी? सुखबुगाहट थी सर इसकी सुखबुगाहट थी सर इसकी, क्योंकि इसलिए देखिए अगर ऐसा है तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दलित 14, 17, 19, 22 में भाजपा के लिए वोट कर रहा था, कहीं हाथी नहीं होता था। तो पिछले चुनाव में जबकि सपा, बसपा और आरएलडी तीनों साथ थे, आरएलडी के प्रत्याशियों को, सपा के प्रत्याशियों को दलितों ने वोट नहीं दी थी, उन्होंने भाजपा को दी थी। इसी का कारण रहा कि बसपा जहां थी वहां 10 सीट जीत गए, जहां सपा थी वहां 5 सीट जीते थे। ये बात सही है। तो आप एज किसको दे रहे हो शर्मा जी? सर मेरठ लोकसभा शर्मा जी बागपत में एज किसको दे रहे हो? देने की स्थिति में नहीं है मैं तो सर मैं सर तार्किक बात नहीं करूंगा कि रालोद का गठबंधन भाजपा से हुआ, जैसे गठबंधन हुआ तो जो बड़ी संख्या में लगभग 4.25 लाख मुस्लिम वोटर है, उसने किनारा कर लिया लोकदल से। और एक वो 4.25 लाख जो मुस्लिम वोटर है, वो कहीं ना कहीं जो गठबंधन का प्रत्याशी है, एक तो सर वो मुस्लिम वोट उसके लिए प्लस में है बहुत ज्यादा। यहाँ सर क्या है कि यादव वोट जो भी है वो भी सर प्लस में इस तरफ है। दूसरा सर वो जिस चूंकि इस बार जो चुनाव हुआ हिंदू मुस्लिम पे नहीं हुआ, उससे जातीय समीकरण पे हुआ, जातीय फैक्टर पे हुआ। तो जिस जाति से अमरपाल सिंह है, कहीं ना कहीं वो क्योंकि वो बीजेपी का कैडर वोट है, वो भी कहीं ना कहीं अमरपाल के पक्ष में गया। ठाकरों की जो नाराजगी थी वो बात पे भी दिखाई दी। यहाँ भी उन्होंने जो वोट किया बड़ी संख्या में, उन्होंने बीजेपी को क्रॉस करने का वोट दिया। और सर तमाम जो जातीय समीकरण थे, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ जैसे सर जो जाट बाहुल गांव है, तो जाट बाहुल गांव में जो अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं, चाहे वो प्रजापति हैं, कश्यप हैं या और हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा तो ये कि चौधरी साहब के साथ हैं, लेकिन हमें लग रहा कि कहीं ना कहीं क्रॉस किया। तो सर मुकाबला बहुत जबरदस्त है। हालांकि डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जो छवि है वो छवि एकदम बहुत बेहतरीन थी, उनकी छवि बहुत है। अगर हम एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, शर्मा जी कह रहे हैं, जैसे सांगवान जी के पास एज इसलिए है वहां पे कि हर कास्ट का वोट उनके पास है। जैसे इन्होंने शर्मा जी ने अभी गिनाया, तो ब्राह्मण समाज के जितने बड़े कद्दावर नेता इस लोकसभा क्षेत्र में थे, वो सब सांगवान जी को चुनाव लड़ा रहे थे। सुनील शर्मा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लगातार इधर लगे हुए थे। राम आश्रय शर्मा जो बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, मोदी नगर के, मोदी मिल की नेतागिरी करते रहे, चेयरमैन सुदेश शर्मा नहीं राम आश्रय शर्मा भाई। अच्छा, राम आश्रय शर्मा, हाँ वो दूसरे नेता है, वहां चेयरमैन रहे, मोदी मिल की कर्मचारी यूनियन के नेता रहे। अच्छा, राम आश्रय, हाँ काम जी। और सुदेश शर्मा जी जो है वो एक्स एमएलए हैं, आरएलडी के एमएलए रहे, दोनों बीजेपी में हैं। तो ये सारे के सारे बड़े नेता, धर्मेंद्र भारद्वाज जो एमएलसी थे, उन्होंने 3 ब्राह्मण सम्मेलन उन्होंने कराए। तीनों सम्मेलन मैंने कवर किए, तीनों की मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और मैंने देखा खुद वहां त्यागियों का वोट बड़ी संख्या में मिला सांगवान जी को। और गुर्जर वोट इसलिए प्रभावित हुआ, एक तो मदन भैया का सर, मदन भैया को लगातार वहां खतौली के पैटर्न पे जयंत चौधरी ने लगाया था। वो गुर्जर परिवारों में घर घर गांव घूमे हैं, और कोई बहुत बड़े दलबल के साथ नहीं घूमे हैं, पीपल कनेक्ट किया उन्होंने वहां। दूसरा जो खोड़ा की जो के चेयरमैन की हत्या हो गई थी और उसके आरोप में जेल गए थे अमरपाल जी, उनकी पत्नी रीना, वो लगातार गुर्जरों के बीच में चुनाव प्रचार कर रही थी इंडिविजुअली। आरएलडी ने उनको एक्टिवेट नहीं किया था, वो खुद आई थी कि देखो ये मेरे पति की हत्या की थी इन्होंने, इनको चुनाव मत जिता देना भाई किसी भी तरह से। वो महिला लगातार घूम रही थी कई जगह,
बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी उन्होंने की हैं। तो ओवरऑल एक आप देखिए कि कोई एक सेगमेंट ऐसा नहीं है जो अमरपाल जी के साथ बहुतायत में 90% नहीं, चला गया हो। आप तो राणा जी, आप तो पहले भी एज दे रहे हो ना सांगवान भाई। शर्मा जी, आप एज किसको दे रहे हैं, सांगवान साहब को या उनको? मैं अभी देखो सर, जब सत्ता, चूंकि सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी के बहुत सारे विधायक हैं, क्योंकि वोट बीजेपी के विधायक का तो एक वोट होता है, और हो सकता है कि जो लोग प्रचार में गए उनका वहां वोट भी ना हो, उनका वोट किसी जिले में हो, किसका गाजियाबाद में हो, किसका मेरठ में हो, बागपत में किसका वोट भी ना हो। देखिए सर, ये जो सर जातीय चुनाव होते हैं, इसमें ठीक है, सब लोग आते हैं जातीय लोग और उनकी सब लोग बात मानते हैं, लेकिन वोट आदमी अपनी मर्जी डालता है। और चूंकि इस बार का चुनाव, पति के कहने पर वोट नहीं देती है। हाँ, बिल्कुल, इस बात का चुनाव है ना, तो देखो, यहाँ भाई साहब माफ कीजिएगा, यहाँ आपने मानक बदल दिया। जब ये मैं मान रहा हूँ कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को हर जाति का वोट मिला, उन्होंने आप मेरी बात सुनिएगा, यहाँ आपने पैरामीटर चेंज कर दिया। जब बीजेपी के लीडर्स की बात कर रहे थे आप, तो तब आप कह रहे थे कि साहब वो घूम तो सांगवान जी के साथ रहे थे और इन्फ्लुएंस कर रहे थे वोटों को दूसरों की तरफ। और अब आप कह रहे हैं यहाँ आके कि साहब वो भले ही ब्राह्मण नेता सांगवान जी के साथ घूम रहे हो, लेकिन वो वोट प्रभावित नहीं कर पाए। तो दो पैरामीटर्स कैसे हो सकते हैं? देखो, मेरा कहने का मतलब एज मेरे ख्याल से राजेश जी अमरपाल जी को एज दे रहे हो क्या? राजेश शर्मा जी, एज अमरपाल जी को दे रहे हो क्या? सर मैं, क्योंकि वहां का टफ मुकाबला है, अमरपाल जी तो ब्राह्मणों का वोट नहीं ले पाए। टफ मुकाबले में 19-21 का एज किसको दे रहे हैं? सांगवान जी सर भारी हैं, वो बहुत भारी हैं और बहुत मामलों में व्यक्तिगत मामला, लेकिन सर वो मुकाबला बहुत टाइट है। लेकिन आप भी एज राजकुमार सांगवान जी को दे रहे हैं। अच्छा चुनाव लड़े और कैडर के साथ लड़े, तमाम वर्गों की वोट मिली, लेकिन सर चुनाव जो है उनका, जो गठबंधन प्रत्याशी है वो भी सर तमाम सेगमेंट में चुनाव लड़ा। नहीं, मेरा बहुत सीधा सवाल है, एज किसको दे रहे हैं, अमरपाल जी को या सांगवान जी? देखो सर, यहाँ दोनों का सर कड़ा मुकाबला है। राजकुमार सांगवान जी यहाँ बेहतर चुनाव लड़े, उनकी स्थिति बेहतर है। चलिए, दोनों पैनलिस्ट का मानना यह है कि बागपत में राजकुमार सांगवान जी को एज है, अमरपाल जी का शर्मा जी मानते हैं कि मुकाबला कड़ा है, पर एज लगभग सांगवान जी को। चूंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए बहुत संक्षेप में अगले प्रश्नों का उत्तर लेना। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, तीनों चरण में 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। एक सीट पर डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा डिस्कस होगा। मेरा सीधा सवाल, 26 सीट में आप कितनी सीट एनडीए की और कितनी इंडिया गठबंधन की समझते हैं, राणा जी? भाई साहब, इस तरह से तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया इन टोटल में, क्योंकि मैं इस बीच में अस्वस्थ हो गया 2-3 दिन के लिए। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है मैं चरणवार बात कर सकता हूँ। जैसे पहले चरण में 8 थी, दूसरे में 8 थी, तीसरे में 10 थी जी। तो पहले चरण में बहुत नुकसान में नहीं है एनडीए गठबंधन। पिछली बार हालत खराब थी इनकी। पिछली बार 3 एनडीए थी, 5 इंडिया, और 5 इनके पास थी। तो मुझे लगता है कि बीएसपी की तो इस बार हालत खराब है। बीएसपी शून्य है अभी तक, बीएसपी शून्य है अभी तक। और दोनों में अब फाइट हो रही है सपा और कांग्रेस कोएलिशन के साथ, और मुझे लगता है नगीना में फाइट हो रही है चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर बीजेपी चंद्रशेखर की फाइट है। जी हाँ। तो ऐसे में कई जगह सीन बदले हैं। तो पहले चरण में नुकसान की स्थिति में एनडीए गठबंधन मुझे नहीं लगता कि है, और हो सकता है 1 आध सीट प्लस ही कर जाए। 3 की जगह 4 मानते हो एनडीए और 4 विपक्ष। सेकंड राउंड की 8 सीट थी, सेकंड राउंड में 8 में 8 में शायद सेकंड में मुझे लगता है कि अलीगढ़ सीट पे एज है समाजवादी पार्टी के पास, और बाकी पे मैं एज मानता हूं एनडीए गठबंधन के साथ। 7 सीट एनडीए, 1 इंडिया। जी। तीसरे चरण में 10 सीट थी जी। 10 में से क्या स्थिति मानते हैं आप? 10 में मुझे लगता है 50-50 होगा। 5 तो पहले राउंड में 4, दूसरे में 7, तीसरे में 5, 7 4 11 और 5 16, 26 में से 16 जी, और विपक्ष के पास 10 जी। ये है ना जी। वो विपक्ष मोटे तौर पर अगर बहुत देसी हिसाब से देखें, अभी तक पहले राउंड में विपक्ष के पास केवल 5 सीट थी, 5 पूरे उत्तर प्रदेश में ही थी इंडिया गठबंधन के पास। 6 समझ लीजिए कांग्रेस की जोड़ के, 5 सपा, तो 5 की 10 होने की संभावना इंडिया की है और 16 की भारतीय जनता पार्टी की है। जी। राजेश शर्मा जी, 26 में आपका आकलन क्या है?
देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इस बार का चुनाव है वो सर 2014 और 2019 के पैटर्न पे नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। हिंदुत्व की लहर नहीं है सर, और सर 10 ना साल की हिंदुत्व की लहर है, ना हिंदुत्व की लहर है, ना कोई पुलवामा है, ना बालाकोट है। और इस बार चुनाव में मुद्दे भी उठ रहे हैं, जाति प्रभावी हैं, जातीय कॉम्बिनेशन प्रभावी और मुद्दे, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, ये मुद्दे वोट में तरमीम हुए कि नहीं वो अलग विषय है। लेकिन ये सवाल वोटर की जुबान पे है, वोटर की जुबान पर है। किसी को भाजपा को भी वोट देना है, जो पहले राणा जी ने कही थी वो बात सही है कि अगर भाजपा को वोट दे रहा था तो वो एक मुद्दा ये भी गिना रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन योगी सरकार में प्लस है, जो भाजपा का वोटर के लिए वो एक तर्क देता था। वो जो जिसको नहीं देना था वो अग्निवीर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उठाता था। वो वोट देने के समय वोट किस आधार पर किया ये तो 4 जून को पता लगेगा। 26 में से पहली 8 में राजेश शर्मा जी कितनी आप इंडिया गठबंधन को, कितनी एनडीए को देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं फिर दोबारा कहूंगा सर, इस बार का जो चुनाव है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं है, वो जातीय समीकरण पे है। और ये जो सर पीडीए वाला कॉन्सेप्ट है, मैं सर ये दावे से कह सकता हूं जो पीडीए कॉन्सेप्ट है इस बार इस पे चुनाव हुआ। जैसा हम लोग कहते थे कि भाई बीजेपी का कैडर वोट ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, सैनी है, पंजाबी है, प्रजापति है, वाल्मीकि है, इस बार सर ऐसा नहीं है। मेरी नजर में जो सर पहला 8 है, सब में डिवीजन है और सीट वाइज सीट वेरी कर रहा है, सीट वाइज सीट अंतर आया है। देखिए सर, अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो यहाँ बसपा से माधु गली है, सपा गठबंधन इमरान मसूद है, और सर बीजेपी से राघव लखनपाल है। राघव लखनपाल को नुकसान ये हो रहा है कि वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व है इमरान मसूद का, और सर ये जो नाराजगी क्षत्रियों की बहुत नाराजगी थी वहां सर गुर्जर, बड़ी संख्या में गुर्जर वोट और क्या नाम ठाकुर वोट, वो बड़ी संख्या में सर इमरान मसूद तरफ गया है। मैं एक एक सीट का ही पूछता रहूं आपसे। सहारनपुर किसको एज दे रहे हो? इमरान मसूद। कैराना इकरा हसन 2, मुजफ्फरनगर हरिंद्र मलिक 3। अब आप आइए बिजनौर। सर बिजनौर में चंदन चौहान मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। 3-1 चौहान 3-1 आपके पास है 3-1। नगीना में सर वहां बीजेपी के ओम कुमार हैं, 3 बार के विधायक हैं। 3-2। अब आगे मुरादाबाद। सर नगीना और बिजनौर सिर्फ 2 सीट बीजेपी गठबंधन को मिल रही है, और बाकी सीट इवन पीलीभीत भी सर बीजेपी हार रही है, क्योंकि वहां जतिन प्रसाद को उतारा गया है। पहले वाले में 8 में से 6 आप इंडिया को दे रहे हैं, 2 बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे चरण की 8 में से क्या स्थिति है? सर मैं एक करके बता दूंगा। दूसरे चरण में मेरठ का मामला, मेरठ का सर विश्वास नहीं है। बागपत सीट है गठबंधन के पास, नहीं जा सकती है बागपत की, मेरठ नहीं जा रही सर। मेरठ क्योंकि गठबंधन के पास नहीं एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, वो भी सर भाजपा गठबंधन है ना सर। नहीं एनडीए और इंडिया 2 गठबंधन। भाजपा में सर आरएलडी, ये बागपत, गौतम बुद्ध नगर, 2, गाजियाबाद 3, आप गाजियाबाद और अमरोहा 4, मथुरा 5 और ये 3 सीट लूज हो रही है सर। ये 5 और 3 यानी कि पहले में 2 भाजपा की, 5 इसमें 7 भाजपा की, और 6 और 3 9 गठबंधन की। जी। तीसरा चरण 10 सीट का। जी 10 में कितनी? तीसरे चरण में सर ये जो संबल सीट है ये सर सपा गठबंधन के पास जा रही है 1। दूसरी सर ये मैनपुरी जा रही है सर 2। एटा भी जा रही है इस बार सर 3। बरेली जा रही है सर इस बार 4। फतेहपुर सीकरी जा रही है सर 5 और ये फिरोजाबाद जा रही है सर 6। ये 6 सीट सर गठबंधन के पास जा रही है, जबकि 2019 में सर 8 सीट थी भाजपा के पास और 2014 में 7 सीट थी। पहले चरण में सर सपा गठबंधन की सर उसमें 6 सीटें हैं। 6 सपा गठबंधन की। दूसरे चरण में सपा गठबंधन की 3 सीटें हैं। 6 3 9 और तीसरे में 6 सर, उसमें 6 सीटें हैं। 9 और 6 15। अच्छा 15 और 11 जी। 15 इंडिया गठबंधन और 11 भाजपा गठबंधन जी। देखिए दोनों में 13 13 15 11 का रेशो है। इट मींस ये तो है ही है कि इंडिया गठबंधन कम से कम दुगना तो कर ही रहा है दोनों पैनलिस्ट की बात से अगर लगाएं। ये
हो जाते सर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जातीय समीकरण पर चुनाव है सर, तमाम जातीय बटी हुई बिल्कुल सही, जातीय समीकरण पर चुनाव है और कैंडिडेट्स का विरोध है, जी भाजपा का विरोध नहीं है। एक तो धर्म पर नहीं है, ये भाजपा के लिए दिक्कत का है और कैंडिडेटों का विरोध है, जिसकी वजह से ये ध्रुवीकरण हो रहा। जैसे अलीगढ़ के लिए दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वहां भाजपा को दिक्कत है, वहां उन स्थानीय प्रत्याशी जो सतीश गौतम साहब है, उनके विरोध की वजह से एज जो है उनको मिला, उसमें ब्राह्मण भी उनका विरोध है। और सर हितेश उपाध्याय जो भी वो ब्राह्मण प्रत्याशी काट के चले गए, टकराव हुआ, विजेंद्र के पास सर बड़ा वोट बैंक है। चलिए सर, आप दोनों जी 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 राजेश जी पूरी बात कर लीजिए। आप देखिए सर, जो सर बरेली सीट है, अभी मैंने बरेली सीट का नाम नहीं लिया, लेकिन सर परवीन एरन यहाँ सर 2009 में भी जीते थे, और जो मेयर भी रहे हैं, हाँ, वहां गंगवार जी का टिकट कटने की, वो गंगवार, संतोष गंगवार ईमानदार नेता रहे, 8 बार जीते हैं, सहज उपलब्ध थे, तो उनका टिकट काके छत्रपाल जी को दिया गया, उसकी कोई नाराजगी है। और बसपा का टिकट वहां नामांकन निरस्त कराया गया, उसका भी कहीं ना कहीं माना कि इन्होंने करा दिया, जिसके लिए कुछ दलित वोटरों का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन की तरफ हुआ है। और तीसरे चरण में ये बात, जो रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये आ रही है कि संविधान बदलने की आशंका के चलते दलितों ने बसपा को छोड़कर कहीं कहीं तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन को वोट देना शुरू किया है। आप दोनों अतिथियों ने इतने एक मिनट जी जी आप देखिए सर 2019 के अपेक्षा 19 के मुकाबले वोट परसेंटेज सर कहीं 5% घटा है, कहीं 7% घटा है। अगर मैं सर तीसरे चरण की बात करूं तो यहां सर मैनपुरी, एकमात्र मैनपुरी ऐसी लोकसभा है जहां सर 3% वोट बढ़ा है, और संभल में भी सर सबसे हाईएस्ट मतदान हुआ है। तो ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इस बार मतदान कम इसलिए हुआ कि गर्मी थी, सर जब 2014 का चुनाव हुआ तब भी सर यही गेहूं कट रहे थे, यही सर गन्ने की फसल कटी हुई थी, इतनी गर्मी थी। 2019 में भी ऐसे ही। और सर जो उत्साह का मामला है, आज सर मतदाता में उत्साह नहीं है। लगातार आप देखिए 400 पार से शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री जी 400 के पास शुरुआत करते हैं, और पता नहीं कहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब सब पे घूमते हुए, कहीं भैंस चोरी, कहीं जो है कुंडल, ये सब करते हुए। अब तो वो जो अडानी अंबानी उनके मुख्य मित्र थे, वो उनसे भी नाराज हो गए, उन्होंने भी शायद उनके साथ धोखा कर दिया। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा अडानी अंबानी टेम्पो भर के काला धन भेज रहे हैं कांग्रेस के पास, इस देश में देखिए होगा क्या, ये तो ईश्वर जाने या जाने मतदाता, पर ये चिंता का विषय जरूर है। जब देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल से ये चिल्ला रहा हो कि मैंने देश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, मैंने काला धन बंद कर दिया, इसके लिए नोटबंदी की, 2000 का नोट बंद किया, केवल इस बात पर देश की जनता को लाइन में लगाया, ये कहते हुए कि मुझे काला धन खत्म करना है, पर उसके बाद भी 10 साल बाद भी मेरे देश का प्रधानमंत्री यदि सार्वजनिक रूप से ये कहे कि उनके ही पुराने दोस्त काला धन टेम्पो में भर के विपक्षी दल के पास भेज रहे, तो निश्चित रूप से देश के लिए चिंता का विषय जरूर है। इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों अतिथियों ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत तथ्य की बात की। आपके तथ्य से कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा, पर आपके राजेश जी, आपके तथ्य से एक आदमी जरूर दुखी होगा, वो होंगे शिवपाल यादव, चूंकि बधाइयों की सीट आपने उनके खेमे में नहीं जोड़ी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये 10 तारीख को पता लगेगा, 4 जून को पता लगेगा। आप दोनों ने अपने बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे 2 महत्वपूर्ण पत्रकार, दोनों में आपने दोनों की बात सुनी। एक ने सीधे सीधे एज दिया गठबंधन को, एक ने इंडिया गठबंधन को दिया। दोनों के अपने अपने तर्क थे, आप किसके तर्क से सहमत हो, पर एक बात जरूर निकल के आई कि इंडिया गठबंधन लाभ में है, एनडीए नुकसान में है। अगले 4 चरण में क्या स्थिति बनी हुई जो निर्धारित करेगी देश की दशा और दिशा, क्या होगा अगले चरणों में, इस पर भी रहेगी नजर। आएंगे फिर आपके साथ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बताइए, और यदि अभी तक रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।